Okay, so we are starting with the importance of sexual reproduction, why it is supposed to be a more modified form of reproduction. So we'll start the discussion with respect to plants first. As you can see, why sexual mode of reproduction? If there was asexual mode, why this mode is required? The reason is that this mode of reproduction is having 50% information coming from the males and 50% information coming from the females, and which results in formation of 100% next generation. And because the information has come from two parents, so it is having a variation, and therefore the next generation prodigy which has been formed is resembling 50% to the father and 50% to the mother. So it is for sure that every generation is going to show some sort of variation. Because of this variation, sexual reproduction is counted to be a higher mode of reproduction. Now what is happening here is variation is important for survival of species. We know this. We've read this earlier as well, that it is an important mode of survival of species, and more variation results in more stability of species. Variation is a very, very slow process. Let me explain this in nutshell. पहले तो ये समझिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो 50% पेरेंट, एक पेरेंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ 50% पास होती है नेक्स्ट जनरेशन में, और 50% इन्फॉर्मेशन दूसरे पेरेंट की होती है. क्योंकि इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसका नाम है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल मोड से ज़्यादा बेटर या ज़्यादा हायर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर दो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन क्लब होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन बनती है. तो दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशन. वेरिएशन मतलब इसका गुड एंड इसका गुड एक तरीके से क्लब होकर नेक्स्ट जनरेशन बनता है. सो विच एवर नेक्स्ट जनरेशन इज फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी बेटर देन द पेरेंट्स. So sexual mode of reproduction is a higher type of reproduction. Then variation is important for survival of species because there is a continuous change taking place in the environmental conditions and other things. इसलिए वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर चीज़ में वेरिएशन आ रहा है. इसी तरीके से स्पीशीज़ के अंदर भी वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो नई कंडीशंस हैं प्लानट की, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करते हैं और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को अपना इम्प्रोवाइज करते हैं. मोर वेरिएशंस का मतलब है मोर स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी. जितने ज़्यादा वेरिएशंस होते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी स्पीशी. वेरिएशन का मतलब जैसे ज़रूरत के मुताबिक अपने अंदर चेंजेस लाना इज़ वेरिएशन. तो ए सेक्शुअल मोड में क्या होता था, जैसे एक अमीबा है, वो अमीबा ने अपने आप को दो पार्ट में कर दिया तो दो अमीबा बन गए, लेकिन जो पेरेंट अमीबा था उसके जैसे ही दो अमीबा बने, तो उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था. इसमें क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दो पेरेंट्स से आ रही है, तो इसके अंदर हर बार दो, जो भी दो पेरेंट्स हैं उनका बेस्ट इन्फॉर्मेशन पास हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में, और इसलिए ये जो वेरिएशन आता जाता है ग्रेजुअली वो स्टेबिलिटी लेके आता है. मोर वेरिएशन रिजल्ट्स इन मोर स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज. ओके, एंड अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वेरिएशन इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने एक कोई जनरेशन को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उसके पेरेंट्स को देख लिया, उसके बाद उसके बच्चे को देखा तो आपको लगा कि हाँ इसमें वेरिएशन आ गया. नो, वेरिएशन हैपन्स is a very slow process. It takes thousands of years for a variation to establish as a particular character, you can say. Now, जैसे I've tried to put whatever is written in the book in a slight diagrammatic form. जैसे मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं कि फादर, दिस सर्कल विद द एरो अप मीन्स मेल एंड सर्कल विद द प्लस डाउन मीन्स फीमेल. तो हम ये मानते हैं कि ये फादर है और ये मदर है. अब इसका डीएनए, दिस इज वन डीएनए फ्रॉम द फादर
एंड 1 डीएनए फ्रॉम द मदर। अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो इस नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी उस चाइल्ड के अंदर 2 डीएनए हो गए, मतलब फादर तो एक ही डीएनए से बना हुआ था और मदर भी एक ही डीएनए से बनी हुई थी। उन दोनों ने अपना एक एक डीएनए इसको दे दिया, तो इसके पास टोटल डीएनए कितने हो गए? 2। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं। इधर भी एक फादर का डीएनए है, एक मदर का डीएनए है, और उन्होंने अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट पास कर दिया, तो इसके पास हो गया 2 डीएनए वाला चाइल्ड बन गया। मान लेते हैं कि एक मेल चाइल्ड है और एक ये फीमेल चाइल्ड है, और दे बिकम पेरेंट्स नाउ। अब ये अपना पूरा डीएनए पास कर दे और ये भी अपना पूरा डीएनए पास कर दे, तो व्हाट डू यू हैव? यू हैव 4 डीएनए चाइल्ड, मतलब एक बच्चा जिसके पास डीएनए कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. It is not possible for a cellular apparatus. This is, let me just increase the size of it. देखिए, it is not possible for cellular apparatus to support this. Cellular apparatus क्या होता है? कोई भी जो सेल होता है उसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल कैरी करने की कैपेसिटी होती है। पहले तो उसके अंदर फर्स्ट जनरेशन में तो एक ही डीएनए था, है ना, उसके पास एक ही डीएनए था, इसके पास भी एक ही डीएनए था। इसने अपने दोनों डीएनए इसको दे दिए, तो इसके पास कितने डीएनए हो गए? एक सेट और एक और सेट। फिर उसके बाद इस यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि 1 डीएनए था, 1 डीएनए था, इन्होंने अपना पूरा डीएनए मटेरियल इनको पास ऑन कर दिया, तो ये 2 डीएनए, इन्होंने अपना पूरा मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दिया, तो इसके पास डीएनए मटेरियल कितना हो गया? 4 टाइम्स। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब सेल की कोई एक कैपेसिटी होगी ना, तो सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज होगा, तो इसका मतलब कोई जो ह्यूमन बींग है उसका ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसके पास अगर मान लेते हैं 2 आँखें हैं तो उसके पास 4 आँख हो जाएगी, उसके पास 8 आँखें हो जाएंगी, तो इसका तो इस स्पीशीज चेंज हो जाएगी। हम लोग तो अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं। ये चीज़ को रिटेन करने के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर की अपनी एक लिमिट होती है, वो उससे ज़्यादा मटेरियल राइट फॉर्मेट पे नहीं ले सकता। इसलिए इस तरह का इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर टू सपोर्ट this complete genetic information to be passed to the next generation. To overcome this problem and to overcome this situation, what is happening? 50% of the information is transferred, only 50%. तो क्या होता है इसके अंदर? जो 50% इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वाली सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके पास 100% इन्फॉर्मेशन थी, इसके पास भी 100% इन्फॉर्मेशन थी। इसने क्या करा? अपनी 50% इन्फॉर्मेशन निकाली और इसने भी 50% इन्फॉर्मेशन निकाली, और जब ये 50-50 मिले तो यहाँ क्या बना? 100। तो ये 100 पे थे, इन्होंने अपनी, ये जो पेरेंट था ये 100 पे था, ये पेरेंट भी 100 से ही बना हुआ था, उसने अपनी 50% इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी, इसने भी 50 दे दी। यहाँ पर भी पेरेंट 100 पे था, ये पेरेंट भी 100 पे था, इसने अपनी 50 दे दी, इसने अपनी 50 दे दी, और ये 50-50 मिलके ये नेक्स्ट जनरेशन बन गई जो कि 100 बनी। अब इन्होंने फिर अपने आप को 50 कर दिया, इसने 50 कर दिया अपने आप को, इसने 50 कर दिया, और फिर ये दोनों मिले तो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी 100 पे। तो 100 इज रिटेन्ड, 100 results in 100 results in 100. तो what is happening in sexual reproduction? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 50% इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, इसलिए हम कहते हैं ओनली 50% इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसकी वजह से डीएनए एंड सेलुलर स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। आई होप आई एम able to make the concept clear to you. Okay, then we come to the reproductive system. We'll be talking about this sexual part of the flowering plants in the next video.